फौजें पाकिस्तान अपनी जंगी तैयारियों को एक नए मरहले में दाखिल कर चुकी हैं। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस अब महज एक अस्करी इस्तेलाह नहीं बल्कि आने वाले वक्त की जंग का अमली तरीकाकार बन चुके हैं। यहां जंग एक महाज पे नहीं लड़ी जाती बल्कि ये जमीनी, फजाई, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन महाजों पर बैक वक्त लड़ी जाती है ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात ISPR की जानिब से जारी की गई हालिया मशकों की झलकियां इसी सोच की अक्कासी करती हैं। इन मशकों से ये वाज़ेह हो चुका है कि जदीद जंग में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किस कदर अहम किरदार अदा करता है। दुश्मन के मवासलाती निज़ाम, उसका रेडार, उसके कमांड स्ट्रक्चर को निशाना बनाकर उसके निगरानी के निज़ाम को तबाह कर दिया जाता है, जिसके बाद मैदान जंग में मौजूद कुव्वत भी बेअसर हो जाती है। इस पूरे तस्वुर की बुनियाद फजाई बरतरी पर है। जदीद लड़ाका तैयारे, कसीरुल मकासिद ड्रोन्स और मुसलसल निगरानी दुश्मन की नकलो हरकत को महदूद कर देती है। जब दुश्मन को यह इल्म ही ना हो कि उस पर कहां से और कब हमला होगा तो उसकी हिकमत अमली खुद ब खुद बिखरने लगती है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का एक और अहम पहलू साइबर वॉर इंफॉर्मेशन भी है, जो बराह रास्त दुश्मन की सोच को निशाना बनाता है। आज की जंग में सिर्फ जिस्मानी नुकसान काफी नहीं होता, असल मकसद दुश्मन की फैसला साजी को मफलूज करना है। इन मशकों में यह भी दिखाया गया कि पाकिस्तान में तैयार करदा हथियार और जदीद ड्रोन्स दोस्त ममालिक से हासिल करदा टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह मुश्तरका जंग का वो मॉडल है जहां फजाई और जमीनी अफवाज अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मकसद के तहत हरकत करती हैं। यही हम आहंगी जदीद जंग में कामयाबी की असल जमानत समझी जाती है। यह तमाम तैयारी एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब गुज़श्ता बरस की पाक भारत कशीदगी के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जनूबी एशिया में जंग के उसूल बदले जा चुके। पाकिस्तान ने अपनी फजाई सलाहियत, अपने नज़्म ज़ब्त और हिकमत अमली से यह साबित किया कि जदीद जंग में बरतरी सिर्फ जदीद और महंगे हथियारों से नहीं बल्कि बेहतर मंसूबाबंदी से और कम लागत वाले हथियारों से भी हो सकती है। और वही एक अहम हथियार पाकिस्तान का JF-17 थंडर है कि 17 ममालिक ने उसको खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। और इस इब्तदाई में जिस तरीके से ये बात बयान की गई कि इस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में सबसे कलीदी किरदार फजाई ताकत करती है, तो फजाई ताकत के एतबार से दुनिया की बड़ी ताकतें, तरक्की पजीर ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक अब इस सोच में है कि फजाई ताकत में JF-17 थंडर का उनसर नुमाया किया जा सके। इसके ऑर्डर क्यों आ रहे हैं बनिस्बत दूसरे अहम जहाजों के, इस पर फाकियत क्यों दी जा रही है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब, मौजूदा मंजरनामे में आप क्या समझते हैं कि JF-17 थंडर के हवाले से हम देखें, हमें बांग्लादेश भी दिखाई देता है, हमें सूडान भी दिखाई देता है, अजरबैजान भी दिखाई देता है, हमें कई ऐसे ममालिक दिखाई देते हैं जिनके बारे में सिर्फ ये सोचा जा सकता था कि क्या ये मगरिब को छोड़ के इधर मशरक़ वस्ता में या फिर इधर एशिया में किसी और की तरफ तवज्जो देंगे ऐसी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो JF-17 थंडर ये गुब्बारे में से बाहर आया है या फिर इसके पीछे कुछ और मंजरनामा? जी बहुत शुक्रिया यार साहब, आपने इनवाइट किया और मैं स्टार्ट उसी से करता हूं जो आपसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि मैं अभी एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर डाली है और उसके स्टार्ट से मैं आपका प्रोग्राम से स्टार्ट करता हूं। और उसमें मैंने ये कहा था कि तकरीबन 200 दुनिया में मुल्क हैं, 200 झंडे हैं, 200 एयर स्पेसेस हैं, लेकिन फाइटर जहाज बनाने वाले सिर्फ 15 मुल्क हैं और एक्सपोर्ट करने वाले सिर्फ 10 मुल्क है दुनिया में। यानी 200 में से 10 में पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह जो एक फाइटर जेट को एक्सपोर्ट कर रहा है। और फाइटर जेट बनाते कैसे हैं वो तो हम जाहिर है 20-30 साल हो गए हमें बना रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिबिलिटी, कॉन्फिडेंस अर्न करना कि दुनिया पर एतबार करे। देखिए अपनी एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट बना लेना एक अचीवमेंट होती है, लेकिन इस लेवल का आपने फाइटर जेट बनाना कि दुनिया आप पर ट्रस्ट करे, क्योंकि आप एक मशीन एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते, आप एक कॉन्फिडेंस एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप एक ट्रस्ट बेच रहे होते हैं और एक सॉवरेनिटी एश्योर कर रहे होते हैं दूसरे मुल्क के लिए। तो वो खरीद रहा होता है। दैट मीन्स आपने वो एक एतमाद देना है दूसरे मुल्क को। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि एक तो ये 4.5 जनरेशन जहाज है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में हमने कॉम्पिटिटिव एक रेस के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट जितने भी आए वो जीते हैं। वो क्यों? क्योंकि जितने इसके कंटेम्प्रेरी जहाज हैं, यानी इसके जो मुकाबले के हैं, यूरो फाइटर है, तेजास है, J-10C है, जितने जहाज यूरोप के हैं वो तमाम के तमाम ऑलमोस्ट $100 मिलियन के करीब उनकी प्राइस है, जबकि J-10C ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना कम में अवेलेबल है। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पीछे सप्लाई लाइंस का भी कंफर्म है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो पॉलिटिकल स्ट्रिंग नहीं खींचेगा। बहुत सारे मुल्क एक और एलिमेंट की वजह से सर सर कथा कलामी के लिए माजरत, आपने J-10C का तज़किरा किया, हम JF-17 की बात कर रहे हैं या J-10C की? J-10C की भी मैं बात कर रहा हूं, मैंने J-10C ही बोला है।
सही। क्योंकि ये वो चाइना का जहाज है और ये पाकिस्तान का ब्लॉक 3, ये इसमें अंदर भी वही आईसा रेडार लगा है, इसके अंदर भी PL-15 मिसाइल कैरी कर सकता है। तो मैं उसी से कंपेयर कर रहा हूं J-10C से कि ये उस कैटेगरी का जहाज है। मैं ये कैटेगराइजेशन कर रहा हूं 4.5 जनरेशन जहाजों की। जो हमारे पहले थे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, वो 4.5 की कैटेगरी के नहीं थे। जब इतने बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर ये सवाल होते हैं कि चलें, एक तो आपने क्लियर कर दिया कि 58% पाकिस्तान में बनता है, मिल्कियत पाकिस्तान की है, ऑनरशिप पाकिस्तान की है, पाकिस्तान इसे बेच सकता है। उन्होंने अपनी फ़ज़ाइया के अंदर इसको इंडक्ट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो वो 42% तो बना रहे हैं और वो जॉइंट वेंचर के अंदर तो शामिल हैं। तो हमारे जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, तो कुछ लोगों की आरा ये है कि हमें इस ज़िमन के अंदर चाइना को राग़िब करना चाहिए और एतमाद में लेना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो हों उसमें एतमाद में लिए बगैर एग्रीमेंट्स हो जाते हैं? देखिए, दो चीजें इसमें हमें देखनी चाहिए। एक तो चाइना थ्रू आउट हमारे ऑन बोर्ड रहा है, कभी इशू या ब्लैकमेलिंग वाला एलिमेंट नहीं हुआ कभी। एक बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिए। दूसरा एक और एलिमेंट है, मैं बल्कि कुछ मीडिया में फेक न्यूज अपीयर हुई थी, खासतौर पर मैं वो आपके चैनल के तवज्जुह से पहली दफा बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कल ही कंफर्म किया पाक फिजाइया की सीनियर लीडरशिप से कि हम कोई सऊदी अरब से एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो मुझे जवाब दिया गया था कि नहीं, ये न्यूज सही नहीं है, बल्कि गलत पर ऑब्वियसली बयानात किए गए हैं, या गलत खबर है ये। एक तो वो मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि वो मैंने कंफर्म किया है कि वो सही खबर नहीं है। एक बात जो आप कह रहे हैं कि हमारी चाइना पर डिपेंडेंसी है, हमारा एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम उस डिपेंडेंसी को भी कम कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ग्रेजुअली जितनी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की एक्सटेंशन हुई है, हमारी जो मशीनरी इंपोर्ट की गई है वो डुअल पर्पस है। ये भी मैं आपको बताते चलूं, वो इसलिए कि हम ये नहीं होगा कि अगर ऑर्डर किसी एक चीज के कम होंगे तो हमारा वो जो इक्विपमेंट या मशीनरी वेस्ट जाएगी, यानी उसके ऊपर हम फर्दर इक्विपमेंट, हमारा ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, दूसरे कंपोनेंट्स के पार्ट्स हमारे उसी पर बन सकते हैं। तो ये हमारे जैसे मुल्क के लिए जाहिर है एक इकोनॉमिकल ऑप्शन यही होती है कि मल्टी डायरेक्शनल या मल्टीपर्पज मशीनरी करें, और ऑब्वियसली हमारी मैन पावर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रेंड है इसके लिए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अभी अगर देखा जाए तो इस्तेदाद जो हमारे पास मौजूद है वो एक साल में 12 से 15 जहाज़ बनाने की है, तो हम जो ऑर्डर्स पकड़ रहे हैं ममालिक से या जो ऑर्डर्स होने के इम्कानात हैं, ये तादाद तो बढ़ के दर्जनों में चली जाएगी। तो हमें वो सर्टन जो मेजर्स लेने हैं कि कितने सालों के अंदर इनको हमने डिलीवर करना है, तो फिर जब हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है तो डिलीवर कैसे कर पाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं फिर अपनी डॉक्यूमेंट्री को इसलिए रेफर करूंगा कि मैंने तफसील से उसमें बात की है, मैंने अपने अभी चैनल पर डाली है, और उसमें एग्जैक्ट मैंने यही, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि हमारी तो कैपेसिटी नहीं है तो ऑर्डर कैसे लिए जा रहे हैं, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यह सब ये नहीं होता कि जो मुल्क या एयरफोर्स आपको 40 जहाजों का ऑर्डर देती है, इसका मतलब है आपने नेक्स्ट डे या अगले महीने 40 जहाज वहां लैंड करवाने हैं। ये नहीं होता। दुनिया में हमेशा ये होता है कि आपको चंद जहाज, 4 या 6 जहाज इनिशियली दिए जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनकी मैन पावर की ट्रेनिंग करते हैं, टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की, पायलट्स की ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर 4-4, 6-6 और ऐड होते जाते हैं। चले मैं आपको सिंपल करने के लिए एक मिसाल दे देता हूं। हमने 1982-83 में F-16 लिए अमेरिका से, पहली दफा 6 जहाज आए, फिर 6 और आए, और 2-3 सालों में जाकर हमारे जहाज कंप्लीट हुए। और दूर नहीं जाते, राफेल के ले लेते हैं इंडिया का, 2016 में उन्होंने ऑर्डर दिया, और 2020 जुलाई में, जरा विजुलाइज करें, 2020 जुलाई में पहले 6 जहाज आए, 3.5-4 साल के बाद फिर 6 जहाज सिर्फ आए, और फिर 6-6 करके आते गए, और उनकी जो डिलीवरी 36 जहाजों की राफेल की हिंदुस्तान की तकरीबन 5.25 साल में कंप्लीट हुई थी। जिसका मतलब यह है, हमने J-10C अभी लिया था मार्च 2022 में, वो भी 6 और फिर 8 करके आए थे, यानी इस तरह हमारे जहाज पूरे हुए थे। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप जहाज ले लेते हैं तो आप उन पर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अगर किसी एयरफोर्स को आज JF-17 थंडर 40 दे भी दिए जाएं या 20 दे दिए जाएं, तो ना उनके पास टेक्नीशियन ट्रेंड है, ना पायलट ट्रेंड है, ना इंजीनियर ट्रेंड है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। एक और दिलचस्प बात, आखिरी बात जो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी कही है, पहली दफा क्योंकि आपके साथ कर रहा हूं तो मैं बताता चलूं, राफेल की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत 2023 में 13 जहाज थी पर ईयर, जो 2024 में 18 जहाज की गई, और फिर 21 पे ले जाई गई, और अब वो बढ़ा रहे हैं।
मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि इवन द फर्स्ट वर्ल्ड जो है, जिसका बहुत सारा 60-70 साल का एक्सपीरियंस है फ्रांस का फाइटर जहाज बनाने का, जी। वो भी 13, 18 और 21 की कैपेसिटी के इर्द गिर्द ही थे। अब वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कहना ही चाह रहा हूं ये कोई वरिसम बात नहीं है। कंक्लूजन ये है आपकी बात का कि ये हम इसी तरह ही देंगे, ग्रेजुअली चार्ज करके जिन जिन मुल्कों को और ऐड करते जाएंगे, और कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। सही, कैपेसिटी भी पाकिस्तान जो है वो अपनी बढ़ा रहा है और ग्रेजुअली करके ये तमाम ममालिक को दिए जाएंगे और दुनिया भर के अंदर यही तरीक़ेकार रहा